हाँ बच्चों, आज हम आपको समाज विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत भूगोल विषय में पाठ 1 यानी अध्याय 1 के बारे में, जिसका शीर्षक है संसाधन एवं विकास, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि संसाधन क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है और इसका विकास कैसे होता है, इसके द्वारा देश का विकास कैसे होता है। ये सब जानकारी हम इस पाठ के अंतर्गत बच्चों आपको बताएंगे। आपको हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है और जो मुख्य बिंदु हैं उनको नोट भी कर लेना है। तो इस पाठ के अंतर्गत संसाधन एवं विकास, इसके बारे में बताया जा रहा है। कोई भी यदि परेशानी होती है या कोई समझ में नहीं आता है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। किताब को घर पर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो शेष प्रश्न आपको दिए जाएंगे उनको PDF के द्वारा YouTube पर देखकर अपने रजिस्टर में उतारना है और उनको फिर याद भी करना है, क्योंकि जुलाई के महीने में आपका मासिक टेस्ट भी होगा जो ऑनलाइन होगा। क्योंकि अभी विद्यालय 31 जुलाई तक के लिए तो केंद्र सरकार ने खोलने के लिए मना कर दिया है अनलॉक 2 में, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपका मासिक टेस्ट जो जुलाई में होगा वो ऑनलाइन होगा। आपको प्रश्न भेज जाएंगे, उनके उत्तर आप ऑनलाइन देंगे और उनका निरीक्षण होगा और आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। किंतु आपको उसके लिए रजिस्टर जो बनाएंगे केवल लिखना ही नहीं है, याद भी करना है उन प्रश्नों को। जो हम आपको कार्य कराएंगे उसी में से वो प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपको अच्छी तैयारी के साथ उनके उत्तर देने हैं। किताब की सहायता भी आप ले सकते हैं, जो हम आपको कार्य कराएंगे उसकी सहायता भी ले सकते हैं और उनको याद करेंगे, तभी आप उसके उत्तर दे पाएंगे। अब हम आपको चलते हैं ये जो टॉपिक है अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास, इसके बारे में मूल बिंदु में पहले है परिचय, यानी संसाधन का परिचय। परिचय के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि संसाधन क्या है, यानी किसे कहते हैं। तो पहली बात तो यह है, एक शब्द है साधन, और साधन यानी ऐसी वस्तुएं जो हमें किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करती हैं, वो हमारे साधन हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं वायु मार्ग के साधन, जिनमें हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि आते हैं। ऐसे ही स्थल मार्ग के साधनों में सड़क मार्ग के साधन और रेल मार्ग। तो रेल मार्ग में तो रेलें चलती हैं, मालगाड़ी और यात्री रेलगाड़ियाँ। किंतु स्थल मार्ग में जो सड़कों के मार्ग हैं उन पर अनेक प्रकार के वाहन हम देखते हैं और चलाते भी हैं। वो दुपहिया वाहन भी हैं, चौपहिया वाहन भी हैं, बड़े वाहन भी हैं, जैसे साइकिल से लेके स्कूटर, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बस, ट्रक, कार आदि पर अनेक साधन हैं। और इसी प्रकार से जल मार्ग के साधन, तो वो साधन हवाई जहाज, पानी के जलयान, जिनको पानी के जहाज बोलते हैं जलयान, पनडुब्बी, स्टीमर, बोट, नाव आदि आदि। तो ये साधन जो हुए ये हमें सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो हमें किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करती है वो साधन कहलाती हैं। अब साधनों के अंतर्गत हम देखते हैं
ये संसाधन शब्द आया। अब संसाधन यानी ऐसे साधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें महत्व देते हैं, यानी हमें आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति करते हैं, वो ऐसे साधनों को हम संसाधन कहते हैं। मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं हेतु करता है उन वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। अब इसके आगे फिर एक बिंदु आया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके संसाधन के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। उन परिभाषाओं में ऐसे साधन यानी ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के उपयोग के लिए लाई जाती हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। या दूसरे रूप में कि जो मनुष्य जिन वस्तुओं का उपयोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उन वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। अनेक प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने ये परिभाषाएं अलग अलग प्रकार से दी हैं। तो मूल बिंदु ये आया निकल के कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है वे संसाधन होते हैं। अब इससे अगला बिंदु आता है संसाधनों के प्रकार। इसके लिए हम एक चार्ट बनाया हमने, संसाधनों के प्रकार। ये आप देख सकते हैं। संसाधनों के प्रकार यानी संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है, कहाँ गए वो मार्कर, तो बच्चों हम आपको बता रहे थे संसाधनों के प्रकार। यानी संसाधन में नंबर एक है इसके प्रकारों में प्राकृतिक संसाधन और नंबर दो है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ये प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत में ऐसे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं। ऐसे संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, पवन, पेड़ पौधे, वन्य पेड़ पौधे जो वन में अपने आप उगाते हैं। तो ये ऐसे साधन हैं, पृथ्वी है, जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्राप्त हैं। तो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्राप्त संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरे प्रकार के हैं मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधन वे संसाधन हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं निर्माण करता है। जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्य की तीन मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी यानी भोजन, तो भोजन के लिए मनुष्य अन्न का उत्पादन करता है, तो स्वयं निर्माण करता हो, प्रकृति द्वारा नहीं हो। इसी प्रकार से वस्त्र, यानी वस्त्रों के लिए वो कपास उगाता है, यानी कपास जिससे रुई मिलती है हमें और उससे धागा बनता है, फिर कपड़े बनाए जाते हैं। और मकान यानी आवास, मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवास बनाता है जिससे वो गर्मी, सर्दी या जाड़े के मौसम में सुरक्षित रह सकता है। तो ये ऐसे साधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं जो मनुष्य स्वयं अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं बनाता है, तो इनको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक वाले बताया जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के संसाधन हुए। अब इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है इसके फिर दो भाग किए गए हैं। पहला भाग है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। अब नवीकरण योग्य संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल है। तो इस प्रकार के जो साधन हैं ये कहलाते हैं नवीकरण योग्य साधन। ये समाप्त नहीं होते। और ये दूसरा नंबर है अनवीकरण योग्य संसाधन। ये संसाधन ऐसे हैं जो उपयोग के बाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाते हैं।
जैसे खनिज, अब हम खनिज खोदते हैं, लोहा, सोना, चांदी, चूना, मैग्नीशियम, अभ्रक, जितने ये सब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये खनिज के अंतर्गत, और जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस आदि, ये हम अपना उपयोग करने के बाद इनको कम करते रहते हैं, ये कम होते जाती हैं इनकी सीमाएं, और अंत में ये समाप्त भी हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य का इनका उपयोग ज़्यादा कर देगा और उनका शोषण कर रहा, उनका दोहन कर रहा, तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत नवीकरण योग्य संसाधन जो है, ये फिर इसके बाद दो भाग किए गए इसके। पहला भाग है सतत प्रवाह, यानी सतत अथवा प्रवाह। ये नवीकरण योग्य संसाधन के दो भाग किए गए हैं, सतत अथवा प्रवाह, और दूसरा है जैव। अब सतत प्रवाह में ऐसी चीज आती है जो निरंतर बहती रहती है, जैसे जल निरंतर बहता रहता है, नदियों में आता है, झरनों से द्वारा आता है और बहता रहता है, तो सतत उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसी हवा यानी पवन, ये भी सतत प्रकार से यानी लगातार निरंतर बहती रहती है, क्योंकि बिना हवा के भी जीवन नहीं है। हम सांस लेते हैं तो वायु में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, गैसें अनेक प्रकार की होती हैं। तो हम हवा में जो और जल में ये सतत प्रवाह के अंतर्गत आते हैं, जो निरंतर बहते रहते हैं। दूसरे आते हैं जैव, यानी जैव के अंतर्गत प्राणी जगत और वनस्पति जगत, दोनों प्रकार के संसाधन आते हैं, जिनको हम जैविक संसाधन भी कहते हैं। जैव संसाधन, जैविक संसाधन। अब जैव के अंतर्गत आपको बताया हमने कि प्राणी भी आते हैं उसमें, जीव जंतु, और वनस्पतियां भी आती हैं, यानी पेड़ पौधे, मत्स्य जीवन, ये भी सब उसी में आता है। तो इस प्रकार से नवीकरण योग्य के दो भाग हुए, सतत प्रवाह और जैव। इनके अंतर्गत अब इसके बाद में हम आते हैं जैव में। तो जैव में फिर उसके दो भाग किए गए हैं जैव के, यानी एक तो है प्राकृतिक वनस्पति और एक है वन्य जीव। इस प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ऐसी वनस्पति, ऐसे वन्य पेड़ पौधे होते हैं जिनको मनुष्य नहीं बोता, वो स्वयं अपने आप उगते हैं और बड़े होते रहते हैं, और उस प्रकार से वन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें बहुत सारे वन प्राप्त होते हैं। बच्चों, आप भी हरिद्वार गए होंगे, ऋषिकेश गए हैं, नीलकंठ गए हैं, बैंडो देवी गए हैं। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय, मणिपुर, ये सब जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र या उत्तर भारत का क्षेत्र, इसमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक वन पाए जाते हैं। और भी कहीं नहीं तो आप रामनगर गए हैं, और रामनगर से आगे जब हम जाते हैं तो वन ही वन दिखाई देते हैं, जहाँ नेशनल कार्बेट पार्क है। तो वहाँ पर आप जाते हैं और वन देखते हैं, अनेक प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो वन है, इनमें पेड़ पौधे होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, यानी उनको मनुष्य नहीं बोता। तो ऐसे को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, यानी वन्य पेड़ पौधे जहाँ हम देखते हैं। और दूसरा प्रकार है जैव का वन्य जीव, यानी प्राकृतिक वनस्पति, यानी वनों में पाए जाने वाले अनेक जीव जंतु, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, भालू, लकड़बग्गा, हाथी, अनेक प्रकार के जीव जंतु वनों में छिपे रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे वन्य जीव, ये जैव का दूसरा प्रकार है, जैव संसाधन का। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया, जिसका नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। उसके बाद नवीकरण योग्य के दो भाग, सतत अथवा प्रवाह और जैव। फिर जैव के दो भाग हुए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। अब इसी का दूसरा भाग प्राकृतिक संसाधन में आता है अनवीकरण योग्य। इसके फिर दो भाग किए गए हैं। पहला भाग है नंबर 1 पुनः चक्रीय, और दूसरा आता है अचक्रीय।
तो पुनः चक्रीय और अचक्रीय ये दोनों अनवीकरण योग्य के दो भाग हैं। अब इसके अंतर्गत जो चक्रीय पुनः चक्रीय भाग है इसमें आती हैं धातुएं यानी खनिज, जो हम पृथ्वी से खोदते हैं खानों के द्वारा। सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, या अभ्रक है, मैग्नीज है, चूना है, आदि आदि प्रकार के जो खनिज हैं, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब पुनः चक्रीय होते हैं जो धातुएं कहलाती हैं। और एक होता है अचक्रीय, दूसरा भाग इसका अनवीकरण योग्य का पहला भाग पुनः चक्रीय और दूसरा आ गया अचक्रीय, जिसमें अचक्रीय के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस, जैसे खनिज तेल जो समाप्त हो सकते हैं प्रयोग करने के बाद, उनमें कमी आती रहती है, तो इनको हम जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत रखते हैं। अब ये आपने इतने प्रकार अभी आपने प्राकृतिक संसाधन के पढ़े। अब दूसरा प्रकार है मानवीय संसाधन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं भी कुछ संसाधन जुटाता है, जैसे आवास है, वस्त्र हैं, भोजन है। अब इन मानवीय संसाधन में वो चीज़ आती हैं, किंतु इसके अंतर्गत उसके आगे हम चलते हैं कि इसके भी दो भाग हैं मानवीय संसाधन के। पहला भाग है संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा भाग है मात्रा एवं गुणवत्ता। अब यह संरचनाएं एवं संस्थाएं ये कहाँ पाई जाती हैं? जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, जहाँ पर सभी प्रकार के लोग, सभी जातियों के, सभी समुदायों के, सभी वर्गों के लोग जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम संरचनाएं एवं संस्थाओं के अंतर्गत रखते हैं। उसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं होती हैं जो उनका निर्माण करती हैं, जो उनको बनाने में सहयोग करती हैं, जैसे शमशान। अब शमशान में आपने देखा बच्चों कि मरने के उपरांत शमशान घाट पर जाया जाता है और वहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, तो वहाँ पर सभी जाति के लोग जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सभी चंदा देते हैं, सभी उनका निर्माण कराते हैं। इसी प्रकार से तालाब, यानी तालाबों में मछलियाँ पाली जाती हैं, पशुओं को नहलाया जाता है, मिट्टी निकाली जाती है, तो सभी प्रकार के वर्गों के लोग वहाँ भी जाते हैं, सभी के लिए है भी। और तीसरा पिकनिक स्थल, यानी घूमने के लिए पर्यटन स्थल, जैसे हम आपको जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं कि हम देहरादून जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, पिथौरागढ़ जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, आगरा जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, यानी अनेक तीर्थ स्थल हैं, गोवा है, कन्याकुमारी है, या आदि आदि स्थल जो हम देखते हैं, बनारस है। तो पिकनिक स्थल इतने होते हैं कि जिनकी गणना नहीं है। हम अपने प्रदेश में भी नहीं घूम सकते, 75 जिले हैं, उनमें बहुत सारे पिकनिक स्थल हैं, और देश में तो इनकी संख्या ही बहुत है, और फिर विदेशों में भी हैं। तो पिकनिक स्थलों का दौरा हम सब कर सकते हैं, वो भी सभी संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं और उनका सहयोग मिलता है। उससे हमें देश के लिए आर्थिक लाभ भी होता है। खेल का मैदान हम देखते हैं, खेल के मैदान में ये सार्वजनिक क्षेत्र है, ये भी संस्थाएं बनाती हैं, और इसमें हम देखते हैं सभी प्रकार के, सभी वर्गों के लोग खेल के मैदान में आते हैं, खिलाड़ी बनते हैं। आपने देखोगा कि सभी वर्गों के लोग खेल के मैदान में खिलाड़ी बनकर आपके सामने खेलते हैं और अच्छा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो बच्चों, आप खिलाड़ियों के नाम जानते होंगे, जिसको बहुत सारे लोगों को सचिन तेंदुलकर प्रिय है, बहुत सौ को धोनी प्रिय है, तो बहुत से कहते हैं कि हमें तो बैडमिंटन के खिलाड़ी प्रिय हैं। कोई खेल भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई कहते हैं कि हमें जो तैरंदाजी प्रिय है। तो अनेक प्रकार के खेलकूद होते हैं, और स्कूल में भी हमारे खेलकूद होते रहते हैं अपने, जिसमें अनेक प्रकार के खेलों में बच्चे भाग लेते हैं। वो खेल के जो स्थान मैदान है, तो अपने स्कूल में देखो चक्का, भाला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि आदि खेल होते हैं, जिनमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दौड़ होती हैं,
100 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर आदि आदि में। तो ये सब संरचनाएं और संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बिंदु है इसका मात्रा एवं गुणवत्ता। तो मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर हम देखते हैं कि जितने प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, प्रौद्योगिकी उद्योग या छोटे और बड़े उद्योग, वो सब उद्योग जो होते हैं वो सब मात्रा एवं गुणवत्ता के अंतर्गत आते हैं। प्रौद्योगिकी उद्योग में क्या होता है, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आता है। इंटरनेट सेवा होती है, अनेक प्रकार के देश विदेशों में बैठे हुए लोग इंटरनेट के द्वारा सीधे जब बातचीत भी करते हैं और उनके चित्र भी आपस में हमें उनके देखते हैं और उनको हमारे चित्र दिखते हैं और आपसी बातचीत हम घर बैठे ही इंटरनेट की सहायता से, मोबाइल से, लैपटॉप से देख करके बातचीत कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है। तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र हमारे देश में बंगलौर, यानी जिसका नाम बंगलुरु कर दिया गया है। तो पहले बंगलौर है, ये कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक कंपनियाँ, जो कि संसार में सबसे अधिक कंपनियाँ प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बंगलुरु में पाई जाती हैं। और यह बंगलुरु संसार में सबसे बड़ा केंद्र बन गया है प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए। आप कभी जाएं बंगलुरु तो वहाँ पर देखें, भारत का सबसे खर्चीला शहर माना जाता है बंगलुरु, और विज्ञान की सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी भारत की बंगलुरु में पाई जाती है। यानी विद्वान लोग जो वैज्ञानिक होते हैं नए नए परीक्षण करते रहते हैं, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं वैज्ञानिक, और बड़े बड़े अनुसंधान करते हैं, नई नई खोजें करते हैं और वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो उनके लिए प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, अनेक प्रकार के वो प्रयोग करते हैं और उनसे अनेक नई नई वस्तुएं बनाने का प्रयोग करके वो खोज करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने आपको बताया संसाधनों के प्रकार विस्तार से। ये हमारा अभी तीसरा बिंदु था। अब अध्याय के मूल बिंदु में चौथा बिंदु आता है संसाधनों का विकास। अब इस संसाधनों का विकास क्यों हुआ, किस लिए किया गया, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों का दोहन करता है, शोषण करता है। अब प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी करता है, यानी उनका उपयोग करता है, और मानवीय संसाधन जो खुद बनाते हैं उनका भी शोषण करता है, दोहन करता है, उपयोग करता है। तो उनका भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो इसमें संसाधनों के जो विकास है, ये मनुष्य दो भागों में बट गया। एक तो अमीर व्यक्ति जो संसाधनों का अधिक विकास कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा अधिक होता है। एक होता है गरीब वर्ग जो संसाधनों का विकास केवल अपनी आवश्यकता हेतु भी पूर्ति नहीं कर पाता और दूसरों का सहारा लेकर वो करता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ये दो वर्गों में हमने देखा, गरीब अमीर या उद्योग का विकास और उद्योग विहीन वर्ग, यानी ऐसे पूंजीपति वर्ग जो अनेक प्रकार के फैक्ट्रियां चलाते हैं, उद्योग धंधे चलाते हैं। तो वो अनेक प्रकार के वस्तुओं के द्वारा, अनेक प्रकार के मनुष्यों की, मजदूरों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा वो उनका उपयोग करते हैं। दूसरा वर्ग जो जिनके पास साधन नहीं है ऐसे उपयोग करने के लिए, पैसा नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, उद्योग धंधे भी नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने परिश्रम के द्वारा उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम आपको बता रहे थे संसाधनों के विकास के बारे में। अब इससे अगला बिंदु है संसाधनों का नियोजन। यानी संसाधनों का नियोजन भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का विकास, यानी उस विकास के द्वारा राष्ट्रीय विकास में हम किस प्रकार से अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं,
तो इस प्रकार से हम संसाधनों का नियोजन करते हैं, ये पहला बिंदु। और विकास के अंतर्गत ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में 1992 ईस्वी में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उसमें संयुक्त राष्ट्र विकास का एक मुद्दा उठाया गया कि कैसे इसका विकास किया जाए और पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए। दूसरा बिंदु था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर जोर दिया गया। इसके बाद हम चलते हैं भू संसाधन। भू संसाधन में बच्चों हम देखते हैं कि कृषि के अंतर्गत किसान अन्न उगाता है, अनेक फसलें उगाता है जो हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार से काम आती हैं, चाहे वो फल हों, सब्जियां हों या खाद्यान्न की फसलें हों। आवास यानी अपने आवास को बनाता है, यानी मकान बनाता है अपनी आवश्यकताओं के लिए, वो उसके सर्दी गर्मी और वर्षा से बचाता है। खनन यानी अपने आवश्यकताओं के खनिज पदार्थों को खोदता है पृथ्वी से और फिर उनको गड्ढों को खुला छोड़ देता है, जिससे कि वो शोषण हो जाता है उसका और पृथ्वी का नियोजन हो जाता है। इसी प्रकार से उद्योग धंधे लगाता है, उसमें ज़मीन घिरती है। चरागाह होते हैं जहाँ घास होती है तो पशुओं को चराता है, उससे भूमि घिर जाती है तो भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। इससे अगला बिंदु है भूमि निम्नीकरण संरक्षण यानी खनन। खनन के द्वारा जैसे मैंने आपको खान खोदना, वनोन्मूलन यानी वनों को लगाना, पशुचारण पशुओं के चारण की व्यवस्था यानी पशुओं को, और उसके बाद में अधिक सिंचाई। पश्चिमी यूपी और हरियाणा में, दिल्ली में अधिक, पश्चिमी यूपी और हरियाणा प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भी ज़मीन बेकार हो जाती है, उसमें नमी की मात्रा अधिक रहती है। ठीक इसी प्रकार से संरक्षण के उपायों के अंतर्गत हम वनों को लगाते हैं, चरागाह का उचित प्रबंध करते हैं, खनन पर नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं भूमि का। उससे अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आपका भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण, जो हम विस्तार से बताएंगे चित्र के द्वारा। भारत की मिट्टियों में पर्वतीय मिट्टी यानी हमारे मानचित्र में उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, या फिर हम आते हैं यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। और ये पर्वतीय मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है या भूरे रंग की होती है। इसका विस्तार भारत में 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हमारे भारत में 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है और यह भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का जो दोआब की भूमि है जिसमें घनी आबादी रहती है और पूरे भारत के 50% भोजन की व्यवस्था इन्हीं जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना मैदान में जो जनसंख्या पाई जाती है वो 50% जनसंख्या पाई जाती है और इनके भोजन पोषण की व्यवस्था भी यहाँ से ही होती है। ये हमारा क्षेत्र है लगा के यहाँ से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल का उड़ीसा, ये सब क्षेत्र, इधर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब नदियों के दोआब में जलोढ़ मिट्टी आ जाती है और यह नदियों द्वारा लाई गई कांप की मिट्टी है जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये अधिक उपजाऊ होती है, इसमें सभी प्रकार की फसलें हम पैदा करते हैं, सभी प्रकार की फसलें, गेहूँ, गन्ना, जौ, चावल आदि आदि। तीसरी है, चौथी नंबर की है, तीसरी पर्वतीय मिट्टी यानी भारत के राजस्थान प्रदेश में, ये राजस्थान है, इस राजस्थान में थार का मरुस्थल जहाँ पर मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है, यानी ये मिट्टी मोटे कण वाली होती है, रेतीली होती है और यह 114 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, मुख्य रूप से मूंगफली आदि पैदा होता है। इसके बाद में काली मिट्टी। काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र तथा
दक्षिणी मध्य प्रदेश के भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है और यह मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है क्योंकि इस मिट्टी में कपास अधिक मात्रा में पैदा होती है। भारत का मानचेस्टर कहा जाने वाला अहमदाबाद गुजरात प्रदेश की पहले राजधानी रह चुका है और अब भारत का मानचेस्टर कहलाता है, जहाँ पर सूती उद्योग अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद में मुंबई को भारत की सूती नगरी कहते हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश में राजधानी के केंद्र के रूप में पाई जाती है। राजधानी भी है महाराष्ट्र की और यहाँ पर तेल की भी अधिक मात्रा पाई जाती है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। तो यहाँ पर काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, जो सूती वस्त्र बनाने के लिए रुई जो हम मिलती है, रुई वो कपास से मिलती है। इसके बाद लाल या पीली मिट्टी। अब लाल या पीली मिट्टी के अंतर्गत हम देखते हैं मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र में असम, इस क्षेत्र में हमारी जो लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मिट्टी में लोहे के अंश अधिक होते हैं, जो नमी में लोहे पर हम देखते हैं जंग आ जाता है। तो इस मिट्टी में लोहे के कण होने के कारण इसमें जंग की मात्रा हो जाती है, जो लाल रंग की दिखाई देती है और कभी कभी ये पीले रंग की होती है। पीले रंग क्या हो जाता है कि जल के योजन के द्वारा इसका रंग कभी कभी पीला पड़ जाता है। इस मिट्टी में यह अनुपजाऊ होती है, बहुत कम मात्रा में सिंचाई के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया गया और ज्वार बाजरा या छोटी मोटी फसलें दलहन तिलहन की होती हैं और सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया गया। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और यह मिट्टी भी अनुपजाऊ होती है क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार लैटराइट मिट्टी हमारे दक्षिणी भारत में और पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं मानचित्र में। अब हम चलते हैं आगे मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन यानी भूमि का कटाव। भूमि का कटाव कैसे होता है हम जानते हैं। देखिए, वनों को नष्ट करना, भूमि का कटाव हो जाता है। पशु चरने से उनके पैरों से भूमि का कटाव हो जाता है। कोई निर्माण कार्य करते हैं, मकान बनाते हैं, उद्योग धंधे लगाते हैं, उनसे भूमि का अपरदन होता है। खनन से अपरदन होता है। पवन, हिम और जल, यानी पवन तेज गति से पवन चलता है तो मरुस्थल में बालू के टीलों का निर्माण हो जाता है। पवन एक से चल करके बालू को उड़ा करके दूसरी तरफ पर लगा देती है, जिससे बालू का टीलों का निर्माण होता है। तो पवन द्वारा, जल के द्वारा, जल बहा के ले जाता है मिट्टी कटाव को। तो मिट्टी को कटाव, जब वर्षा काल में मिट्टी कटती है एक स्थान से, गड्ढा हो जाता है, दूसरे स्थान पर हो जाती है, तो ये भी अपरदन का कारण है। और हिम नदी के द्वारा भी हम पहाड़ी क्षेत्र में देखते हैं, यह अपरदन का कारण बनता है। अब मृदा का संरक्षण हम कैसे करें? अपरदन है यानी भूमि के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। किंतु इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हम जैविक खादों का प्रयोग करें, हरी खादों का प्रयोग करें, फसल चक्र का प्रयोग यानी बदल बदल कर फसल बोएं और जुताई विपरीत दिशा में करें। जैसे ढाल के अनुरूप ना होकर के विपरीत दिशा में, जैसे ढाल है नीचे को तो उत्तर से दक्षिण को ढाल है तो पूर्व से पश्चिम को जुताई करें। तो इस प्रकार से और मेड़ बनाएं ऊंची ऊंची। जैसे आजकल हम देखते हैं कंप्यूटर द्वारा समतल करते हैं तो उससे भी भूमि का कटाव हो जाता है। बांध बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे मेड़ बना करके पानी इकट्ठा कर लेते हैं। चराई पर रोक, पशुओं की चराई पर रोक के द्वारा भी हम देखते हैं पशुओं की चराई पर रोक करके और हम भूमि के संरक्षण को, कटाव को रोक सकते हैं। जल के निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, इसके द्वारा भी हम भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के बिंदुओं के द्वारा जो हमने आपको समझाया वो संसाधन एवं विकास तथा मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में आपको बताया। हमने जो आपको ये कार्य दिया है, ये हमने पढ़ा आपको, किताब में पढ़ना आपको एक PDF के द्वारा कार्य भेजा जाएगा
और PDF में जो कार्य आएगा वो आपको रजिस्टर में उतारना है, YouTube पर देख करके उतारना है, उन प्रश्नों को याद करना है और मासिक टेस्ट के लिए उनकी तैयारी करनी है। तो ये बच्चों ये ठीक प्रकार से आपको याद भी करना है, तो इसे याद करके उतारना और ठीक प्रकार से आप इसे याद करके और परीक्षा की तैयारी करनी है। थैंक यू बच्चों।